हेलो दोस्तों, मैं एल.के. निरल आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जीव विज्ञान बायोलॉजी। चैप्टर होने वाला है 4 उत्सर्जन। तो आइए हम लोग इस चैप्टर में टॉपिक पढ़ेंगे। उत्सर्जन चैप्टर का टॉपिक होने वाला है उत्सर्जन। तो आइए हम लोग उत्सर्जन को समझते हैं। क्या कहता है, जीवों के उत्सर्जन जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन के फलस्वरूप शरीर से निकलने वाले पदार्थ उत्सर्जी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया या यूरिक अम्ल आदि। ये सब ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के उत्सर्जन के फलस्वरूप हमारे शरीर से ये जो है निकलने वाले पदार्थ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। देखिए, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। और शरीर में उत्सर्जन के रूप में जो पदार्थ निकलता है उसी को क्या कहते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो उत्सर्जी पदार्थ के रूप में शरीर से कौन सा निकलता है? तो अमोनिया निकलता है, यूरिया या यूरिक अम्ल निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जी पदार्थ। चलिए हम लोग समझते हैं जंतुओं में उत्सर्जन। जंतुओं में उत्सर्जन एक कोशिकीय जंतु या सरल बहुकोशिकीय जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं। ये अपनी उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन शरीर की सतह द्वारा विसरण क्रिया से करते हैं। लेकिन जटिल बहुकोशिकीय जंतु में उत्सर्जन पदार्थों के निष्कासन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं, जिसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। ठीक है। देखिए, जंतुओं में जो उत्सर्जन होता है, तो एक कोशिकीय जंतुओं में क्या होता है कि एक कोशिकीय जंतुओं में शरीर मतलब जो है उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होता है। कहते हैं एक कोशिकीय जंतु या सरल बहुकोशिकीय जंतु में उत्सर्जी पदार्थों के निष्कासन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते हैं। एक कोशिकीय जंतु, देखिए, एक कोशिकीय जंतु में चाहे कि उत्सर्जन हो, परिवहन हो, शोषण हो, पोषण हो, जो भी प्रक्रिया होता है एक कोशिकीय जंतु के लिए, तो वो किस द्वारा होता है? वो विसरण द्वारा होता है। ठीक है। उसमें एक कोशिकीय जंतु में चाहे उत्सर्जन हो, परिवहन हो, शोषण हो, पोषण हो, ये सारे प्रक्रिया एक कोशिकीय जंतु में कैसे होता है? तो विसरण प्रक्रिया से होता है। लेकिन वही बहुकोशिकीय जंतु की बारे में बात किया जाए तो इसमें शोषण, पोषण, उत्सर्जन के लिए क्या होता है? कोई खास विशेष अंग होता है। तो उत्सर्जन के लिए जो विशेष अंग पाए जाते हैं जंतुओं में, तो उसी को कहते हैं हम लोग उत्सर्जन अंग। ठीक है। इसी को कहते हैं उत्सर्जन अंग। तो आइए हम लोग समझते हैं मनुष्य में उत्सर्जन। तो मनुष्य में उत्सर्जन किस प्रकार से होता है, आइए हम लोग इसको समझते हैं। मनुष्य में वृक्क से संबंध मूत्रवाहिनी, मूत्राशय तथा मूत्र मार्ग उत्सर्जन में भाग लेते हैं। तो देखिए, मनुष्य में जो उत्सर्जन होता है तो कितने भाग लेता है? जैसे कि आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं, जैसे ये किडनी हो गया, वृक्क हो गया। ठीक है। इसमें मूत्र का निर्माण होता है यहीं से। इसके बाद ये जो है मूत्रवाहिनी हो गया, ये जो निकलता है किडनी से, मतलब वृक्क से जो ये नली निकलता है, जिसको क्या कहते हैं? मूत्रवाहिनी कहते हैं। इसके बाद ये क्या हो गया? ये नीचे मतलब ये इसके बाद मूत्रवाहिनी से जो ये निकलता है तो ये मूत्राशय में आकर के जमा हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि ये नीचे के रास्ते से, ये मूत्र मार्ग के रास्ते से क्या होता है? नीचे आ जाता है। तो नीचे जो आता है तो इसी को बोलते हैं मूत्र मार्ग। तो देखिए, मनुष्य के उत्सर्जन में क्या सब भाग लिया? मूत्रवाहिनी हो गया, मूत्राशय हो गया और ये मूत्र मार्ग हो गया। ये सब मिल करके मनुष्य के उत्सर्जन में भाग लेते हैं। आइए हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा वृक्क के बारे में, जिसको इंग्लिश में किडनी बोलते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, कहता है वृक्क किडनी। मनुष्य में जोड़ा वृक्क होता है। प्रत्येक वृक्क उदर गुहा की पृष्ठीय देहभित्ति से सटे हुए कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क ठोस गहरे भूरे लाल रंग का होता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यही दोनों किडनी है और इसका रंग आप थोड़ा देख रहे हैं कि थोड़ा लाल और
क्या है, थोड़ा भूरे रंग का और लाल रंग का है ना। इसके बाद देखिए तथा मोटा होता है, लाल रंग का होता है तथा इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। ठीक है, किडनी का जो आकार होता है, सेम के बीज आप लोग ने देखा होगा, खाने वाला जो सेम होता है उसका जो बीज होता है ये किडनी के आकार का ही होता है। इसलिए किडनी का आकार जो होता है वो सेम के बीज जैसे होता है, सेम के बीज के समान होता है। मनुष्य के शरीर में एक जोड़ा किडनी होता है, 2 किडनी होता है। चलिए, ये करीब 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। किडनी की जो लंबाई होता है वो 10 सेंटीमीटर होता है। 2 से 5 से 6 सेंटीमीटर ये चौड़ा हो गया, है ना। 5 से 6 सेंटीमीटर किडनी की चौड़ाई हो गया। और है 2.5 से 4 सेंटीमीटर ये क्या होता है, किडनी मोटा होता है। ठीक है, ये किडनी जो है 4 से मतलब 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक ये मोटा होता है। इसके बाद देखिए वृक्क की भीतरी सतह हाइलम कहलाती है। मतलब वृक्क का जो अंदर वाला सतह होता है जिसको हाइलम कहते हैं। प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे लोग, ये जैसे कि ये वृक्क का क्या हो गया, अंदर वाला भाग हो गया, और इसी अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या कहते हैं हाइलम। प्रत्येक वृक्क के हाइलम से एक मूत्रवाहिनी निकलती है जो आगे चल करके मूत्राशय नामक थैली में खुलती है ना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये अंदर वाला भाग को हाइलम कहते हैं, और हाइलम से क्या होता है, मूत्रवाहिनी का नली निकलता है जो आगे चल करके, ये देख पा रहे हैं कि जो आगे चल कर कहाँ होता है, ये मूत्राशय में मिल जाता है। मूत्राशय थैले के समान एक मांसल रचना है जिसमें मूत्रवाहिनी से आया हुआ मूत्र संचित होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये मांसल रचना है ना, मांसों का ये थैली बना होता है। ऐसा थोड़ी है कि इसमें लिफाफा सेट कर देता है, ज़रूरत पड़ने पे करता है, लेकिन ये मांस का है इसलिए इसको मांसल रचना कहते हैं। इसमें किडनी में जो भी पेशाब बनता है वो मूत्राशय के मतलब जो है मूत्रवाहिनी के सहायता से कहाँ पहुँच जाता है, ये मूत्राशय में, और मूत्राशय में पहुँच करके यहाँ पे क्या होता है, संचित रहता है, जमा रहता है। कहता है जो मूत्र मार्ग के द्वारा समय समय पर शरीर से बाहर निकल दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आकर के क्या होता है कि सभी मूत्र जो है यहाँ पे जमा हो जाता है, और जैसे जमा होता है तो समय समय पर ये क्या होता है, मूत्र मार्ग के रास्ता से इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही था वृक्क, किडनी, जिसमें कि मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग होता है वो किडनी होता है। तो किडनी के द्वारा जो उत्सर्जन होता है मनुष्य के शरीर में वो पेशाब होता है, यूरिया होता है। चलिए हम लोग समझते हैं वृक्क की आंतरिक संरचना। देखिए कहता है प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा आरेखित पेशियों से एक पतले कैप्सूल से ढका होता है ना। प्रत्येक वृक्क बाहर से संयोजी ऊतक तथा आरेखित पेशियों से एक कैप्सूल से ढका होता है। जैसे कि देख रहे आप लोग यहाँ पे ये कैप्सूल की जैसे ये किडनी दिखाई दे रहा है ना। सेम के बीज भी क्या होता है, थोड़ा कैप्सूल की तरह ही होता है। कहता है यह 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है। जैसे देखने में ये कैसे लगता है, देखिए जैसे लगेगा कि ये किडनी जो है 15 से 16 पिरामिड जैसी रचनाओं का बना होता है, जिसे वृक्क शंकु कहते हैं। प्रत्येक वृक्क में सूक्ष्म लंबी कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है जो नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाएं कहलाती है। नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो देखिए नेफ्रॉन किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे नेफ्रॉन के बारे में। उसके लिए भी एक हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो थोड़ा भी आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।